हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ विद केशव पर। तो दोस्तों, अपने लोग बहुत ही मज़े में ज्योमेट्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊं। जिस तरीके के आजकल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप पूरे YouTube पे किसी से भी तुलना कर लेना, मैं आपके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअल में एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ बहुत ही सही लेवल का हो, अच्छा हो और सबको समझ में आए, क्योंकि फालतू चीज़ें पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमें केवल उन चीज़ों पर फोकस करना है कि जो एग्ज़ाम में आती हैं, और हर विद्वान यही कहता है, हर टॉपर यही कहता है कि हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे लिए ये समझ आ गई, समझ लीजिए उसी दिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अपने लोग ट्रायंगल को डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब अपने लोग लाइन्स एंड एंगल पे जो भी क्वेश्चंस कर सकते थे वो कर लिए। अब अपने लोग यहाँ से बढ़ेंगे ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें अपने लोग यहाँ से आज इस सेशन में सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से पिछले सेशन में मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था ट्रायंगल के बारे में। अब अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? त्रिभुज। त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज के पास जो होती हैं वो तीन भुजाएं होती हैं। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यहाँ से इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा। ये त्रिभुज का क्या होगा? आपका सिंबल होगा, संकेत होगा। अब त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या है? ये तो बात आपको पता चल गई कि तीन भुजाएं अगर आपके पास हैं तो आप त्रिभुज बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास तीन साइड हैं और आप त्रिभुज बना ही लो। त्रिभुज बनने की भी क्या होती हैं? आपकी कंडीशंस होती हैं, शर्त होती हैं। उन शर्तों को हमें सही से पता करना है, क्योंकि उन कंडीशंस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने तीन लेंथ दे दी, तीन साइड दे दी और आपसे त्रिभुज बन ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या कंडीशंस हैं? देखो ध्यान से सुनना। अगर जो कोई भी त्रिभुज है, मान लो हम त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है, और मैंने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। तो अपने लोगों को एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, सही तरीके से सुनना है, देखना है और समझना है। ये एक क्लोज्ड आकृति है, क्लोज्ड फिगर है। तो यहाँ से आप देखो, इसके पास तीन साइड है, 1 2 3। मैं अगर इनके नाम दे दूँ, जैसे मैं आपसे कह दूँ यहाँ से कि ये A है, ये साइड B है, मतलब वर्टेक्स B है, और ये वर्टेक्स C है। तो त्रिभुज के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया कि एक त्रिभुज के पास तीन शीर्ष होंगे। एक शीर्ष देखो, ये A, एक B और ये वाला C। किसी भी त्रिभुज के पास, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, अभी बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को वन बाई वन करके समझते हुए चलना है। देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं या जितने भी लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में, मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से, सही तरीके से आपके लिए समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपके लिए कहीं भी उलझन नहीं होगी मेरे पढ़ाने में। तो मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बस आपको लिंक करते हुए चीज़ों को सीखना है। तो त्रिभुज के बारे में हम जानकारी सीख रहे हैं कि त्रिभुज के पास तीन शीर्ष होंगे, तीन आंतरिक कोण होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीन ही भुजाएं होती हैं। तो यहाँ से अगर मैंने कहा कि इस ए के सामने, ये ए वर्टेक्स ऐसे शीर्ष बोलेंगे, ए के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल ए मान लिया। हमेशा ध्यान रखना, शीर्ष जब भी मानना होगा तो हमें कैपिटल लेटर लेना होता है, और जब भी हम ट्रायंगल की साइड को एज्यूम करेंगे तो हम स्मॉल लेटर से एज्यूम करेंगे।
इस वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को अगर हमने इसे बी मान लिया और इसके सामने वाली साइड को हमने सी मान लिया, तो त्रिभुज की यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए कॉमा वी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC, अब मैंने यहाँ से ये लिख तो लिया कि त्रिभुज ABC की भुजाएं A, B और C हैं। अब यहाँ से इनसे त्रिभुज बन कैसे गया, ये त्रिभुज क्यों बन गया इनसे, हमें ये देखना है कि जरूरी थोड़ी ना कि हमारे पास हमने 3 लेंथ दे दी और उनसे त्रिभुज बना लो आप, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, देखो ध्यान से, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ोगे ना, त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ोगे तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये बात आपके लिए ध्यान रखना, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ने से। तो यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाएं, अगर मैंने कहा कि ए और बी का मैंने योग लिया तो यहाँ से a प्लस वी, ध्यान देना, ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, तीसरी भुजा से, ठीक है। ऐसी मैंने b प्लस सी लिया, तो मैंने b प्लस सी लिया तो ये हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी भुजा से। ऐसी मैंने c प्लस a लिया दोस्तों, तो c प्लस a जो होगा वो तीसरी भुजा कौन सी बची है, b, इससे ज़्यादा होगा। इसका यहाँ पे मतलब ये है। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है, ये बात आपको बहुत ही कंठस्थ करनी है, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि किस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ने से वो जो मान आता है वो तीसरी भुजा की लंबाई से क्या आता है, हमेशा ज़्यादा आता है। ये त्रिभुज की बनने की पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, दूसरी शर्त क्या है, तो दोस्तों ये इसका सेकंड कंडीशन है ट्रायंगल बनने का कि यहाँ से डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अगर आप कोई भी 2 भुजाओं का डिफरेंस लोगे, अंतर लोगे, तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या आएगा, कम आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से देखो a और b का अंतर लूँ, a और b का, तो ध्यान रखना a माइनस वी, तो ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है यहाँ से, ये जो अंतर है, इसको हम मॉड में लेंगे। मॉड में क्यों लेंगे, मॉड में, क्योंकि यहाँ से जरूरी नहीं है कि आपका a ही बड़ा हो, b भी बड़ा हो सकता है, a भी बड़ा हो सकता है। तो डिफरेंस हमारा हमेशा क्या रहना है, धनात्मक रहना है। 2 भुजाओं का अंतर हमेशा हमारा कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है, इसीलिए हम मॉड में लेते हैं। इसमें से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी दोस्तों। तो ये जो अंतर है ना, ये हमेशा तीसरी भुजा से क्या आना है, कम आना है। इसी प्रकार से b और a का अंतर, ये किससे कम आएगा आपका, देखो b और c का अंतर, b और c का अंतर ये a से कम आएगा। ऐसे c और a का अंतर ये जो है वो b से कम आएगा। तो दोस्तों यहां से एक कंडीशन आपको ये मिल गई, एक कंडीशन आपको दोस्तों ये मिल गई कि त्रिभुज आपका तभी बनेगा जब ये दोनों कंडीशंस को आपका फॉलो करेगा। अगर इनमें से किसी एक कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से अगर मैं किसी एक साइड को पकड़ लूँ, किसी एक साइड को मैं पकड़ लूँ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि इसकी अगर मुझे रेंज निकालनी है, जैसे मान लो तीसरी भुजा है सी है, तो यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ कि यहाँ से एक रिजल्ट बना लूँ मैं ऐसे करके कि जो तीसरी साइड है ना, तीसरी साइड ये a माइनस वी से क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन दूसरी वालों से क्या होगी, ये छोटी होगी।
ये क्या कही जाती है, रेंज कही जाती है। अगर दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा की हमसे रेंज पूछेगा तो हमारे लिए हमेशा ध्यान रखना है तीसरी भुजा दो भुजाओं के अंतर से हमेशा ज़्यादा होगी और तीसरी भुजा दो भुजाओं के योग से हमेशा क्या होगी, कम होगी। ये तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि त्रिभुज कब बनेगा और कब त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि 4, 10 और 14, मैंने कहा कि मेरे पास ये 3 साइड की लेंथ है। क्या इन लंबाइयों की सहायता से, भुजाओं की लंबाइयों की सहायता से, 3 भुजाओं की लंबाइयाँ यही दी हैं, क्या इनसे त्रिभुज बनेगा? तो आप लगा के देखिए, आप किसी एक कंडीशन को ही पकड़ लीजिए। जैसे ये दो भुजाओं को अगर आप जोड़ोगे, दो भुजाओं को अगर आप जोड़ोगे तो ये हो रहा है 4 + 10 बराबर में तीसरी भुजा के हो गया ये। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से त्रिभुज नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखना, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ने से अगर तीसरी भुजा के बराबर मान आ रहा है तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। कंडीशन तो हमेशा यही लगेगी, ये बात आप ध्यान रखना, त्रिभुज बनने की कंडीशन। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको ये कंडीशन सही तरीके से तैयार रखना है कि त्रिभुज कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल और दूँ और पूछूँ त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, मैं आपसे कहूँ 6, 7 और 13, मान लो यहाँ से मैं 15 कर दूँ, क्या त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात बताओ आप। क्या त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप कोई भी देखो, इनको जोड़ रहे हो, इनको जोड़ रहे हो, 6 और 7 को जोड़ रहे हो तो 13 आ रहा है, जो कि 15 से क्या है, कम है। और आप क्या लिख रहे हो कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो इनके द्वारा भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, वो 4 ऑप्शन बना के दे सकता है और आपसे कहेगा कि इस तरीके से 4 ऑप्शन बना के देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा सेट त्रिभुज बना सकता है, त्रिभुज बना लेगा। इसका मतलब 3 नहीं बना पाएंगे, कोई एक बनाएगा। तो आप चेक कैसे करोगे उस चीज़ के लिए? आप चेक तो यही कंडीशन लगा के चेक करोगे कि त्रिभुज बनने की ये कंडीशन है आपकी। तो इस तरीके से हम त्रिभुज को फॉर्म करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हमें पढ़ना है। फिलहाल हम किसी भी प्रकार का ट्रायंगल बनाएं, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल, उनके लिए बनाने के लिए यही 2 कंडीशन होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी आपको ट्रायंगल बनने की जो कंडीशन बताई है वो आपको 100% समझ में आ गई है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने लोग आगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, माना एक त्रिभुज की 3 भुजाएं A, B और C हैं, जिनमें C सबसे बड़ी भुजा है। C क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पे ये बात आपको मैंने बता दी है। जब मैंने आपके लिए लाइन्स एंड एंगल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे। तो टाइप्स ऑफ एंगल में ध्यान देना, टाइप्स ऑफ एंगल में मैंने आपके लिए एक कराया था, पहला एक्यूट एंगल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब इसे हम बोलेंगे, ध्यान देना, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है अभी बताएंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमने यहां से पढ़ाया था आपको, ये बताया था राइट एंगल समकोण। तो त्रिभुज लगा दिया तो अब समकोण त्रिभुज हो गया। और तीसरा जो हमने बताया था दोस्तों आपको, वो बताया था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसे हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज दोस्तों, ये मैंने 3 चीजें बताई थी। अब मैंने बस उनमें क्या जोड़ दिया है, आपका ट्रायंगल जोड़ दिया है। तो यहाँ से हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन एंगल, जो त्रिभुजों के प्रकार हैं वो कोणों के आधार पर हमने यहाँ पे लिख लिए। तो आपको अच्छे से पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? वह एंगल जो
किससे कम हो, 90 से कम होता है और 0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा ना, एक ध्यान देना, जो यहाँ पे ये त्रिभुज बनेगा ना, अब समझो ध्यान से, यहाँ पे जो हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने की कंडीशन तो मैं बता ही चुका हूँ आपके लिए। तो त्रिभुज मैंने बनाया, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया आपका। तो ए के सामने की भुजा ये ए मान ली, सी के सामने की भुजा सी मान ली और बी के सामने की भुजा बी मान ली। मैं ये लाइन तो क्लियर कर चुका हूँ कि एक त्रिभुज है, मतलब ये सब जगह लगेगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी और सी हैं, जिनमें सी सबसे बड़ी भुजा है। तो मैं यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ी साइड को क्या एज्यूम करूँगा, सी एज्यूम करूँगा। ये ध्यान रखना आप, तीनों के लिए ये बात मैंने लिख ली है। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा ना, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा ना, वो 90 से तो कम होगा और 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आपको कंठस्थ करनी है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ईच इंटरनल एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो आपका जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है उसमें प्रत्येक आंतरिक कोण की जो लिमिट हो गई वो 0 और 90 के बीच में हो गई। ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे यहाँ से। तो यहाँ से भुजाओं से इसका क्या संबंध है, आप देखना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब इसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग है, वो हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी भुजा के वर्ग से। तो दोस्तों ये इसके लिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन आपको कंठस्थ करनी है। ये बात आप ध्यान रखना कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा आता है तो वो हमेशा आपका ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बात आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लो कि हमेशा ये कंडीशन आपको पता होगी। अब बात करते हैं कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो दुनिया को पता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्राइंगल किस तरीके से बनता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है कि एक एंगल हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है। एक एंगल हमारा हमेशा क्या होगा, इसमें 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों इसका एक वर्टेक्स ये है, मान ले रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं कि ये ए, वी और ये सी, ये वाला सी। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, फिक्स है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। तो इसके दो अदर जो कोण बचे ना, ये जो एक कोण ये बचा और एक कोण ये वाला बचा, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को जब आप जोड़ते हो तो आपको मिलता है 180। उसमें से एक एंगल इसका फिक्स होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से 90 डिग्री मिले तो वो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों सी के सामने वाली भुजा को सी मान लिया, ए के सामने वाली भुजा को ए मान लिया, बी के सामने वाली भुजा को बी मान लिया। तो दोस्तों यहाँ से रिलेशन आपको अच्छे से पता है राइट एंगल ट्राइंगल पे कि पाइथागोरस ने हमें क्या बताया था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, और तीसरी भुजा कौन सी, जो सबसे बड़ी है, अगर उसके बराबर हो जाता है तो यहाँ पे वो हमेशा ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दोस्तों ये बात आपको पता करनी है। यहाँ से तीसरी भुजा सबसे बड़ी है, ये बात आपको पता है। यहाँ से इन दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि इस भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो त्रिभुज कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब बढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है इसमें दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसका ये वाला एंगल जो होता है ना ऑब्ट्यूस होता है, ये वाला एंगल जो होता है ना ऑब्ट्यूस होता है, अधिक होता है।
अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, ये छोटा होता है। ये इसकी लिमिट होती है कि जो भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो 90 से तो बड़ा बनेगा और 180 से छोटा बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके सामने वाली साइड को सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को सी, ए के सामने वाली को ए और बी के सामने वाली को बी मान लेंगे हम। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ना कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से कम आता है तो वो त्रिभुज हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि मैं आपको यहाँ से 1 बाय 1 करके उन चीज़ों की तरफ ले चल रहा हूँ जो वास्तव में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आधारित एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ से हमें हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए चलना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको 3 कंडीशन बता दी कि यदि त्रिभुज की भुजाएं आपकी ABC हैं जिनमें C सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल ट्रायंगल में एंगल के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो हमारे 3 प्रकार के हैं, 1, 2 और 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, उनमें ये बताया गया हो कि कौन सी सबसे बड़ी भुजा है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा इन तीनों में से। आपसे कहेगा ना फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल, तो आप कैसे फाइंड करोगे त्रिभुज ट्रायंगल का नेचर। तो यहाँ से नेचर फाइंड करने के लिए कि त्रिभुज की प्रकृति प्राप्त करने के लिए आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन दोस्तों पता होनी चाहिए। वो मेंशन जरूर करेगा कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वो आपको देख के ही पता लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ये कंडीशन हो गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, ये कंडीशन हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की, ये कंडीशन हो गई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। दोस्तों अब यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है, ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखोगे ये जैसे मैं इस पे बताऊं आपका, इस त्रिभुज के अंदर देखो ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर सबसे बड़ा कोण तो दोस्तों यही वाला होगा 90 डिग्री, बाकी ये दोनों तो इससे छोटे होंगे। तो आप देखो इसके सामने वाली भुजा देखो ये सबसे बड़ी है या नहीं है, सबसे बड़ी है या नहीं है, क्योंकि मेंशन कर रखा है कि सी सबसे बड़ी भुजा है। तो त्रिभुज में एक चीज याद रखना, त्रिभुज में जो कोण बड़ा होगा, जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी सबसे, ये ध्यान रखना, क्योंकि त्रिभुज के पास 3 ही कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं। तो आपको ये देखना है कि जो कोण का मान सबसे ज्यादा होगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। जैसे इस पे आओ, इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण ये अधिक कोण होगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों एक एक चीज को आप सुनते हुए चलो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि ज्योमेट्री अगर जिसको समझ आ गई फिर तो इससे सरल कोई टॉपिक नहीं है, और जिसे नहीं सरल समझ आई तो इससे कठिन कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत है, गहराई बहुत है। आपको पढ़ने के लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें आप तक पहुंचेंगी सही से, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अच्छी मात्रा में आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। खासकर SSC कहता हूँ ये ज्योमेट्री फेवरेट है, प्री से ले लो चाहे मेंस को ले लो, तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ को 1 बाय 1 करके सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैथ्स होती है ना वो प्री और मेंस की अलग नहीं होती है। आप अगर प्री को सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो मेंस में आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। जब आपका प्री ही सही नहीं होगा तो मेंस कहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ परीक्षाओं की डेट आ भी चुकी है, तो आप लोग अगर तैयारी सही से करना चाह रहे हो तो अब आप एकदम अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी चीज़ें मिल रही हैं मैं तो प्रॉपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो आप इनको देखते रहिए, बाकी अपना आप इन पर आधारित रिवीजन करते रहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से अगर मैंने कहा आपसे
कि ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी। यहाँ से ये एंगल मैं आपसे कह रहा हूँ कि 75 डिग्री है। और ये वाला आपका 50 डिग्री है। और ये आपका जो है 55 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि त्रिभुज के पास 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। चाहो तो आप ए के सामने वाली ए मान लो, बी के सामने वाली बी मान लो, सी के सामने वाली भुजा को सी मान लो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो देखो ये आपका यहाँ से एक चीज़ देखो, ये 100, ये 100, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है दोस्तों? ये वाला सबसे बड़ा कोण दिख रहा है। तो इसके सामने की भुजा ये वाली सबसे बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो बी यहाँ से क्या आ रही है? सबसे बड़ी आ रही है। बी क्या आ रही है? सबसे बड़ी आ रही है दोस्तों। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। दूसरा एंगल अब कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो इसके बाद कौन आएगा? सी। और सी के बाद कौन आएगा? आपका ए। तो ये इसका क्या है? सही ऑर्डर है। कभी कभी आपसे इस पर भी आधारित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि इनका सही ऑर्डर क्या है, किनका? भुजाओं का। भुजाओं का सही ऑर्डर क्या है, ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछूं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 60 डिग्री और एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, तब जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ से ये ए है दोस्तों, ये बी है और ये क्या है? आपका सी है। तो यहाँ से उसने क्लियर कर रखा है कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला दोस्तों जो कोण है वो 60 डिग्री है। यहाँ से क्लियर कर रखा है। और इसमें ए के सामने की साइड ए मान लो, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी दोस्तों। फिर उसने ये कहा है कि ये वाला और ये वाला जो कोण है ना, ये वाला और ये वाला कोण जो है ना, इनमें बी क्या है? आपका बड़ा है। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आप कहोगे सर 180। अब 180 में से अगर 60 निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 120। अब 120 को आपको दो जगह बांटना है, इसको और इसको। अब 120 को आप बराबर बराबर तो बांट नहीं सकते, क्योंकि कह दिया है कि यहाँ से एंगल V इज ग्रेटर देन एंगल C। तो एंगल V की जो वैल्यू है वो C से ज़्यादा है। तो जो 120 डिग्री हमारे पास बचा है ना, इसमें हमारा भले 5 डिग्री ज़्यादा हो, भले ये 65 हो और ये 55 हो, तो बड़ा तो आपका B होगा ना। तो आप मुझे बताइए, अगर देखा जाए तो अगर 120 में से ये 65 डिग्री भी है, अगर ये 65 डिग्री भी है, तो ये 55 डिग्री बचा। तो सबसे बड़ा एंगल तो ये 65 डिग्री वाला हो गया ना। तो इसके सामने वाली भुजा ये सबसे बड़ी हो गई, नहीं हो गई? तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ से B सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद आपका A बड़ा हुआ, फिर सबसे छोटा कौन है? आपका C। तो ये इस क्वेश्चन का ऑर्डर सही है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी पढ़ो सही से पढ़ो, सतर्क होकर पढ़ो, सॉलिड तरीके से पढ़ो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी आपको जो चीज़ें यहाँ पे समझाने का प्रयास किया वो आपने भली भांति समझ ली हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड, अभी मैंने आपको कोणों पर आधारित त्रिभुज बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से ये बात भी हमें समझनी जरूरी है। फिर हम 1 बाई 1 करके एक त्रिभुज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप समझ लो, यहाँ से जो पहला त्रिभुज है आपका, पहला त्रिभुज है
भुजाएं आपकी वही होंगी, आपको बस ध्यान देना है। देखो यहाँ से पहला त्रिभुज मिलेगा हमारे लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का यहाँ से मतलब क्या है, ये चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तो समबाहु त्रिभुज तो आपका देखो क्लोज फिगर है, यहाँ से ये क्लोज फिगर है आपका। तो यहाँ से ये वर्टेक्स आपका ये ए हुआ, ये वाला वर्टेक्स आपका बी हुआ और ये वर्टेक्स आपका सी हुआ। तो समझते रहना ध्यान से एक एक चीज़ के लिए। तो यहाँ से होता क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि इसके पास 3 इंटरनल एंगल हो गए, 3 साइड हो गई, 3 वर्टेक्स हो गए। इसका ईच इंटरनल एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। ये इक्विलेटरल की पहली पहचान हो गई। दूसरा ये है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब यहाँ से AB बराबर BC बराबर AC, ये त्रिभुज की पहचान है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों आंतरिक कोण बराबर होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरा ट्रायंगल आपका यहां से होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज ए बी और सी, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों? बराबर हो। सपोज करो ये और ये भुजा बराबर है कि यदि AB बराबर AC तब एंगल VAC ABC बराबर होगा VAC। ये बात ध्यान रखना। अगर ये एंगल आपका यहाँ से ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। ये बात भी आपको ध्यान से समझते हुए आगे चलना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है आपका, इस पे क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है कि त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या इसका उल्टा कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके 2 आमने सामने के कोण बराबर हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। तो अगला ट्रायंगल है आपका स्केलिन ट्रायंगल, जिसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा मतलब बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों कोण अलग अलग हों, वो त्रिभुज आपका कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज आपका कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये A है, ये B है और ये आपका C है। तो यहाँ से ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल क्या है? गामा है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोणों का मान अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है और कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको केवल त्रिभुज बताए हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इन पे अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। समबाहु त्रिभुज पे अलग क्वेश्चन बनेंगे,
समद्विबाहु पे अलग बनेंगे, विषम बाहु पे अलग बनेंगे क्वेश्चंस आपके। तो हमें 1 बाय 1 करके चीज़ों को पढ़ना है। अभी आपके दिमाग में मैंने एक पिक्चर क्लियर करा दी कि एक त्रिभुज ये होता है जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं। एक त्रिभुज ये होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज ऐसा भी होता है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होगी, ना कोई कोण बराबर होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ये इसका एक इंटरनल एंगल दोस्तों ये है, और एक इंटरनल एंगल आपका दोस्तों ये है। आप बचपन में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? मुझे ये बात बताओ। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते थे? आप एक तो फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करते थे, अगर आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया होता। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता, ये बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आप में से जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बात ज़रूर आपने पढ़ी होगी कि ए बी सी, बी के सामने की साइड बी, ए के सामने की साइड ए, मतलब यहाँ से ऐसे करके लिख लो। आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए के सामने ए, बी के सामने की बी। तो आप लोगों ने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में यही इसकी क्या होती है? हाइट होती है, और ये इसका क्या होता है? ये वाला, ये इसका बेस होता है। तो जब आप एरिया निकालते थे राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का, तो आप करते थे हाफ, बेस मतलब बी, हाइट मतलब ए। तो इस तरीके से आप एरिया निकालते थे। और जब आपके लिए कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, आपको केवल भुजाओं की वैल्यू पता है और आपसे कह देगा कि उस त्रिभुज का एरिया निकालो, तो आप लगाते थे हीरोन्स फार्मूला, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर होता था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस क्या था? आपका सेमी पेरीमीटर था। तो आपको ये बात अच्छे से पता है। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से, मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ समझो। देखो, ए के सामने वाली साइड को यहाँ पे ए मान लिया दोस्तों, बी के सामने वाली साइड को बी मान लिया, और सी के सामने वाली साइड को सी मान लिया। यहाँ से आप एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझोगे जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊट पटांग तरीके से हम नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि YouTube पे पढ़ाई कम है, गंदगी ज़्यादा है। देखो, मैं किसी की ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोगों ने अच्छा बहुत किया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोग अपनी अच्छाइयाँ भूलना शुरू कर देते हैं। तो अच्छाई के साथ चलना है, अच्छा कंटेंट पढ़ाना है, मेहनत करके पढ़ाना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। तो जितने भी लोग पढ़ेंगे मेहनत से पढ़ेंगे, मैं मेहनत से उन्हें पढ़ाऊँगा। तो मैं जो भी चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आपको बस ध्यान इधर ही लगाना है, कहीं और नहीं देखना है। देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज है, मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक ए है, बी है, सी है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज हो गया विषमबाहु स्केलिन ट्रायंगल। अगर मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो मेरे पास एरिया निकालने का एक ये तरीका है कि मैं एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो वो होता है अर्ध परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हो किसी भी त्रिभुज का? किसी भी त्रिभुज का परिमाप किस तरीके से निकाला जाएगा? तीनों भुजाओं की लेंथ को जोड़ दो, वो क्या हो गया? उसका परिमाप हो गया। 2 से भाग कर दो तो वो उसका क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। तो सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ये निकलेगा। और अगर इसका एरिया हमें निकालना है, तो हम ऐसे करके निकालते थे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये निकालते थे हम यहाँ से एरिया। तो दोस्तों एरिया निकालने का ये भी एक फार्मूला है, कुछ ना पता हो तो आप ये निकाल सकते हो।
दूसरा आपको ये भी पता है एरिया निकालने का कि अगर आपको सपोज करो कोई भी एक एंगल इसमें पता लग जाए, मान लो ये एंगल अल्फा है आपका, ये अल्फा है और ये दो भुजाएं पता हैं, तो भी आप इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते थे। एरिया बराबर होगा हाफ दोनों भुजाएं सी ए और उनके द्वारा बनने वाला कोण साइन अल्फा। तो आप इस तरीके से भी एरिया निकाल सकते हो। ये भी एरिया का फार्मूला, ये भी एरिया का, ये भी एरिया का। अब सपोज करो यहाँ पे एंगल ना दिया गया हो आपको, तब एरिया कैसे निकालोगे? तब एरिया कैसे निकालोगे? तो यहाँ से देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप ऐसा करोगे कि इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर आपको हाइट दी गई है, एल्टीट्यूड दिया गया है, ये दिया गया है, ध्यान रखना जो बेस है, आधार है, उससे ऊंचाई भी होती है, ध्यान रखना। मान लो ये आपकी h1 है, ये हाइट h1 है, तो इस त्रिभुज का अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया तो होगा हाफ किस भुजा पे है? ए पे, क्या है? h1। ये आ गया आपका एरिया। अगर इस त्रिभुज में केवल आपको ये चीज़ दे दी गई है कि ये बेस दिया गया है और इस हाइट की लंबाई दी गई है, तो आप इस त्रिभुज का एरिया आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से अगर मैंने इस वर्टेक्स से इस पर लंब डाल दिया, मान लो ये आपका h2 है, तो भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। हाफ किस पर डाला? b पर, h2। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से इस वर्टेक्स से इस पर डाल दिया, मान लो ये आपका h3 है, तो भी मैं एरिया निकाल सकता हूं हाफ सी h3। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा दे और उस पर परपेंडिकुलर मतलब लंब दे, तो आप त्रिभुज का एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो ये भी एरिया वही आएगा जो ये आएगा, जो ये आएगा, आपस में तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो मैं यहाँ से तीनों को बराबर लिख सकता हूँ। ये बराबर हैं, तो जब ये तीनों बराबर है तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट हट जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो a h1 बराबर b h2 बराबर c h3, ये क्या है? आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? यहां से अगर a h1 आपका कांस्टेंट है तो यहां से a जो होगा वो इनवर्स होगा ना h1 के, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे h1 बराबर होगा 1/a। तो हमेशा ध्यान रखना कि हाइट हमेशा क्या होगी? हाइट हमेशा इन्वर्स होगी किसके? साइड के, और साइड हमेशा इन्वर्स होगी किसके? हाइट के। ये बात आपको यहाँ से समझते हुए चलना है कि अगर आपको, देखो ध्यान से, जो अभी हमने त्रिभुज बनाया था, ये अगर हम त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, तो आप बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा अगर मैं बात करूं यहाँ से, जैसे ये सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी साइड है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, ये भी सबसे लंबा पड़ रहा है। देखो सबसे बड़ा परपेंडिकुलर है ये वाला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भुजा छोटी है तो उस पर जो ऊंचाई होगी वो अधिक होगी, और भुजा अगर बड़ी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। जैसे ये वाली देखो, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसकी ऊंचाई क्या है? सबसे कम है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एरिया हमेशा हमारा क्या होगा? इन तीनों से बराबर होगा। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर मैं भुजाओं का अनुपात निकालूंगा ना, त्रिभुज की भुजाओं का, तो ये हमेशा आएगा इनके रेसिप्रोकल के बराबर, इनके रेसिप्रोकल के बराबर। दोस्तों ये चीज़ मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम यहाँ से इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ से अगर मैं h1 अनुपात h2 अनुपात h3 निकालूंगा तो 1/a 1/v और 1/c दोस्तों ये यहाँ से निकल के आएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से
जब हमारे लिए कभी कभी भुजाओं का अनुपात देकर वो पूछता है कि त्रिभुज का नेचर बताइए कि त्रिभुज किस प्रकार का है। वो भुजाओं का अनुपात ना देकर वो हमें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात देकर त्रिभुज का नेचर पूछ सकता है। ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मुझे यहाँ पे बताना ये कॉन्सेप्ट जरूरी था। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए बताने का प्रयास किया है उन सभी चीज़ों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस के साथ।